So let's continue with the topic we had. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. आज इसी को एक ही बार बोलूंगा बस इसके बारे में. नॉट मच डिस्कशन अबाउट इट. ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ऑक्सीडेशन स्टेट का ये इन्वर्टेड पिरामिड भी हमने डिस्कस किया था. और these are the some few questions and we did. ये जो टेबल मैंने डिस्कस किया था ना, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज स्किप इट. बहुत छोटी सी लाइन है. ये पूरी टेबल इन 2 लाइन के ऊपर बेस्ड है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. ये फैक्ट भी हैं टेक्स्ट बुक के. और अब हम स्टार्ट कर देते हैं. F block element we had started in the previous class and we discussed about oxidation state और atomic size and lengthenite contraction F block का. तो हमने ऑलरेडी बोला था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये वही प्रीवियस पॉइंट है. लेंथेनियम 57 के बाद सीरियम 58 से लेके ल्यूटिटियम 71 तक जो आउटर शेल है वो तो सेम है 6s, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा. जो साइज कम होगा इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे क्या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा क्या? एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है ना, 4f सीरीज और 5f सीरीज. 4f सीरीज में सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक साइज कम हो रहा है. तो विल इट बी देयर इन केस ऑफ मतलब लेंथेनियम के बाद 14 एलिमेंट में साइज कम हुआ तो उसको बोला लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो एक्टिनियम के बाद भी क्या ऐसा होगा क्या? Will there be something called actinide contraction? Yes, obviously. इसमें नया क्या है? जब आप एक्टिनियम के बाद 5f सीरीज स्टार्ट करोगे तो 5f सीरीज में भी धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज कम होता जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को फिर हम डिस्कस क्यों नहीं करते? हर जगह लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है? तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे एक बात बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कोई एक्सेप्शन है क्या? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कोई एक्सेप्शन नहीं है. सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक साइज कम होना था, हो गया. ठीक है. लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन कहां आया? डी ब्लॉक में. कैसे रिफ्लेक्शन आया? सो ये देखो, ये है 5f सीरीज, सॉरी 5d सीरीज और ये 6d सीरीज. यहां देखो साइज 145 144 134 134 129 130, राइट. 124 126 125 126 128 129. पूरा का पूरा हम एक पीरियड नीचे चले गए, राइट. एक पीरियड नीचे जाने के बाद में भी क्या हो रहा है? साइज या तो सेम है, कभी कभी तो कम भी हो रही है. जबकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 10-20 पिकोमीटर तो बढ़ना चाहिए. अगर ऊपर वाला 140 पिकोमीटर का है तो नीचे वाला कम से कम 160-170 पिकोमीटर का होना चाहिए. लेकिन वो तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. तो ये किसकी वजह से हुआ? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जहां पे एक्टिनॉइड्स खत्म होते हैं उसके बाद के सारे एलिमेंट तो सिंथेटिक एलिमेंट है. रदरफोर्डियम 104 और वो सब एलिमेंट तो स्टेबल ही नहीं है. तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और लेंथेनाइड से ज्यादा बड़ा होता है. माइंड इट. सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक जितनी साइज कम डिक्रीज होती है उससे ज्यादा साइज डिक्रीज होती है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में. लेकिन उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं. ऑल द एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स. ठीक है. सो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज देयर and it is bigger than the lengthenide contraction, right? Well, next is oxidation state. कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें भी डिस्कस करेंगे हम. सबसे बड़ी बात तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो है ग्रुप का वो +3 है. Ln का मतलब
all elements from cerium to lutetium. The most common oxidation state is +3. In some cases +2 and +4 ions are also seen. जैसे Yb+2, lutetium +2 या cerium +4. Most common तो इनके +3 है, but sometimes they may form +2 and +4 ions also in the solution as well as in the solid state also. This irregularity is due to the extra stability of the half-filled and full-filled f orbitals, right? तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों बनती हैं, उनकी स्टेबिलिटीज के रीजन क्या होते हैं? तो जैसा हमने क्रोमियम में, कॉपर में देखा था, D5 या D10 अचीव करने के लिए, वैसे ही एक्सेप्शन यहाँ पे भी होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था गैडोलिनियम का, गैडोलिनियम 64, वहां पे एक एलिमेंट 5D में चला गया था। मैंने आपसे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था ल्यूटिटियम का, वहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया था। सो व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग? फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ f half filled f और full filled f orbitals. ओके, अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं, लेकिन इनको बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको फैक्चुअली याद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास इन सबके कंसेप्ट मैंने आपको दे दिए। Cerium +4 is obtained due to inert gas configuration, but it's a strong oxidizing agent. देखो इधर सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने अभी आपसे कहा कि ग्रुप का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है? +3 होता है। अब आप सीरियम में का +3 बनाओ, सीरियम का +3 बनाओगे, ऊपर देखो तो S के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर D का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर क्या बचेगा? ज़ेनॉन 4f1 बचेगा। मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तक अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी लूज करके सीरियम +4 बना लेता है। ठीक है, पर क्या सीरियम +4 फॉर्म हो जाता है, पर क्या सीरियम +4 स्टेबल है या +3 ज्यादा स्टेबल है? तो आंसर इज +3 ही ज्यादा स्टेबल है, राइट? क्यों स्टेबल है? कोई इस पे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, अरे +4 के पास इनर्ट गैस है, +3 वाले के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो क्या हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं क्या? नहीं, हम साथ में क्या मिलाते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी भी मिलाते हैं और एटमाइजेशन भी। चलो सीरियम है तो एटमाइजेशन तो सेम रहेगा, चाहे +3 बनाओ या +4 बनाओ, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी तो बदल जाएगा। +3 बनाने के लिए आपको 3 आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और +4 बनाने के लिए 4 आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते अब बार बार, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट का, एटमाइजेशन, हाइड्रेशन और आयोनाइजेशन, इन तीनों का एक रिजल्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमने जो सीखा है उसके बेसिस पे इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सीरियम +4 से सीरियम +3, सीरियम +4 से सीरियम +3, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +1.71 वोल्ट। पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब रिएक्शन हो रही है, और मैंने आपसे क्या बोला था? लेस स्टेबल गोज टू मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? +4 इज लेस स्टेबल, +3 इज मोर। अगर +4 +3 में जाएगा तो क्या होगा? रिड्यूस। क्या होगा? रिड्यूस। और खुद रिड्यूस होगा तो कैसे बिहेव करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये टाइट्रेशंस में भी यूज होता है, जिसको सीरियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज cerium +4 is an important compound, and we have to remember it as a fact also that cerium +4 ions exist, but cerium +4 behave as an oxidizing agent. The logic I have explained why. Promethium and
these elements show +4 oxidation state only in their oxides. ये एलिमेंट भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हमारे लिए एज अ फैक्ट ही याद रखना सफिशिएंट होगा। मतलब ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। कुछ +4 भी शो करते हैं जैसे सीरियम, लेकिन जब सीरियम +4 शो करता है तो ध्यान से सुनो, सीरियम +4 आयन बन सकता है। मतलब सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सीरियम +4 आयन बना लेता है। बाकी के जो 4 एलिमेंट मैंने लिखे हैं वो +4 आयन नहीं बनाते। दे शो दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड with oxygen only, right? So it is a fact we need to remember. Europium +2 is formed due to its half-filled orbital stability. देखो इधर, this आउटर शेल में S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हमने बना दिया यूरोपियम +2, यूरोपियम +2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? Xenon 4f7। ठीक है, तो मैंने कहा था ना इस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, but a few elements may show +2 also और +4 also. तो सीरियम ने +4 क्यों शो किया? टू रीच द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यूरोपियम ने +2 क्यों शो किया? टू रीच द हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, वो +4 वाला भी अल्टीमेटली किस में आया? +3 में। और ये +2 वाला भी अल्टीमेटली किस में जाएगा? +3 में, राइट? क्योंकि ग्रुप की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो जब ये +2 से +3 में जाएगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा क्या एग्जाम में? अभी तो ठीक है सर, आप बोलते जा रहे हो, हम सुनते जा रहे हैं, बोर्ड पे आप दिखा भी रहे हो, अंडरलाइन भी कर रहे हो, बता रहे हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग, तो क्या याद रह जाएगा क्या हमें एग्जाम में? कॉमन सेंस लगाओगे तो याद रह जाएगा। तीन ही तो बातें हैं। स्टेबल कौन सी है? +3। और क्या शो करता है? +2 एंड +4। ठीक है, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्सीडाइजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिड्यूसिंग। तो जो +2 वाला है वो किस में कन्वर्ट होगा? +3 में। मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो +4 वाला है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लस। सबको पहुंचना +3 में ही है। ठीक है, तो +4 वाला +3 में आएगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो कैसे बिहेव करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे एक एक को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं व्हाई इट इज फॉर्मिंग +2, व्हाई इट इज फॉर्मिंग +4 एंड व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। पर आप इसको एज अ समरी याद रखो कि ग्रुप की स्टेबल तो +3 है, +2 वाला भी +3 में आएगा, +4 वाला भी +2 में आएगा। ठीक है, Yb+2 is also formed due to fulfilled f orbital stability and it's a good reducing agent, right? +4 is half filled in the oxidizing agent give reason। देखो इधर what we are saying, हमने बात किया 1 and 2 इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो अब इनको एक बार देख लेते हैं कैसे बिहेव होगा इनका। दिस वन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? F14 6s2। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते क्या बन जाएगा? फुलफिल्ड ऑर्बिटल बन गया ना, फुलफिल्ड, तो इसलिए +2 शो करता है। ठीक है, मोर ओवर
ये ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग? सिंपल सेम लॉजिक। +2 वाला किस में कन्वर्ट होगा? +3 में। +3 में कन्वर्ट होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? नेक्स्ट, दिस वन। इसमें अगर हम बनाते हैं +4, +4 बनाया तो क्या होगा? जेनॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S से और 2 जाएंगे D से। हमारे पास D9 है तो हम इसको लिख देंगे 4F7 6S0। तो why it can show +4? To reach the half filled orbital stability. Will it act as an oxidizing or reducing? It will act as oxidizing agent because itself will get reduced. +4 किस में कन्वर्ट होगा? +3 में। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ के अब डरना नहीं टेक्स्ट बुक में से। हमारे पास लॉजिक आ गए, कौन सा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, सो हियर यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जेनॉन 4F7 हो जाएगा, but it's oxidizing. Why? Because +3 oxidation state is more stable. So +4 will convert into +3, and when +4 will convert into +3, itself will get reduced, will behave as an oxidizing agent. General characteristic: all lanthanides are silvery white metals. Just hold for a minute. All lanthanides are silvery white metals, tarnish rapidly in the air. Hardness increases as the atomic number increases. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग विल बिकम स्ट्रॉन्गर, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. समैरियम इज स्टील हार्ड. ये सभी मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन समैरियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है. इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है वो 1000 से 2000 केल्विन के बीच में होती है, राइट? दे आर मेटेलिक एलिमेंट्स, good conductor of heat and electricity. +3 ions are colored in solid state as well as in the aqueous solution. बताओ +3 ions इनके colored क्यों होंगे? क्यों colored होंगे? Why they need to be colored? पहले हुआ था dd ट्रांजिशन, अब हो जाएगा ff ट्रांजिशन, राइट? f ऑर्बिटल में f सबशेल है 7 orbitals and all 7 orbitals have equal energy in the atomic state, right? So that is called as the f orbital degenerate. तो all 7 f orbitals are having same energy. तो एक f से दूसरे f में, मतलब एक f ऑर्बिटल से दूसरे f ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, राइट? बट when it converts into compound or when it forms the aqueous solution, the energy splits. Energy splits in the sense all 7 f orbitals do not have same energy. So when electron wants to go from lower f to higher f, 4f lower से 4f higher, क्योंकि अब 4f की भी दो कैटेगरीज बन गई, 4f लोअर से 4f हायर में जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. एनर्जी कहां से अब्सॉर्ब करेगा? फ्रॉम सनलाइट.
तो सनलाइट में से जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, इन द रिमेनिंग लाइट दैट वेवलेंथ विल बी मिसिंग। तो आपकी आईज तक जो लाइट आएगी उसमें 7 कलर्स नहीं होंगे, कुछ कलर्स, कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगी। जो वेवलेंथ मिसिंग होगी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलर शो हो जाएगा, तो एफएफ ट्रांजिशन की वजह से कलर होंगे। ठीक है, क्या सभी कलर्ड होंगे? क्या लेंथेनियम +3 एंड ल्यूटिडियम +3 आर कलरलेस? फटाफट से बताओ कौन आंसर करेगा इसको। लेंथेनियम +3 एंड ल्यूटिडियम +3 आर कलरलेस, बताओ क्यों? कलर का लॉजिक समझ लिया, अब मुझे बताओ कि ये दोनों कलर्ड क्यों नहीं है? एनीवन? अरे तांत्रिकों, क्या इधर उधर देखते रहते हो? पेन चलाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और पता करो क्या हो रहा है। या सानिया बोलो। Sir, in lutetium, F orbital is completely filled, and in lanthanum +3, there are no electrons, so it will be colorless. तो सिंपल रीजन इज दैट ल्यूटिडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है सेम एज जेनॉन, सॉरी लेंथेनियम 57। लेंथेनियम 57 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बचेंगे कितने? 54 इलेक्ट्रॉन्स। 54 का मतलब जेनॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी डी ट्रांजिशन कौन करेगा? और ल्यूटिडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं, राइट, सो व्हाट हैपेंस इन द ल्यूटिडियम कॉन्फ़िगरेशन? ये देखो, इस केस में यहां पे मैंने बनाया लेंथेनियम +3, लेंथेनियम +3, तो क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन इज जेनॉन 3d 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो कलर, राइट। यहां पे क्या हुआ? ल्यूटिडियम +3, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एस से, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 4f14। जेनॉन 4f14 मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो कलर। ठीक है, तो एक एम्प्टी है और दूसरा फुलफिल्ड है, दोनों में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें एग्जाम में। स्कैंडियम +3 कलरलेस है या कलर्ड है, जिंक +2 कलरलेस है या कलर्ड है। तो लॉजिक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड विद द डी ब्लॉक आल्सो एंड रिवाइज्ड विद द एफ ब्लॉक आल्सो। अगर डी और एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अगर डी 0 है, एफ 0 है, या डी 10 है या एफ 14 है, मतलब या तो डी एम्प्टी है, एफ एम्प्टी है, या फिर डी फुल है और एफ फुल है। इन 4 कंडीशंस में नॉर्मली with a few exceptions like potassium permanganate, mostly the color will not be seen. Next question is, these ions are given, are they paramagnetic or diamagnetic? बताओ जल्दी से। Yes Dhiro, are they paramagnetic, diamagnetic? सर डायमैग्नेटिक। Why? सर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है। सेम रीजन, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे पता चलेगा, या तो इनका F फुल है या फिर F एम्प्टी है, तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे? दे आर डायमैग्नेटिक। नो कलर। Okay, next question, explain exceptionally high low third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium and lutetium. Yes Yuti,
Sir, because they acquire half-filled or full-filled configuration. Precisely. Right? So देखो इधर लेंथेनियम लेना है, गैडोलिनियम लेना है, ल्यूटिटियम लेना है, ठीक है. सो अगेन गो टू द टेबल. लेंथेनियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इनर्ट गैस तक पहुंचने के लिए इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो आफ्टर लूजिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन द इनर्ट गैस. तो क्या करेगा, जो लास्ट क्लास में बोला था, स्टॉक क्लियरेंस सेल, निकालो इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी, सस्ते में निकाल दो. पहले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो अच्छा खासा पैसा लिया था, तीसरे को सस्ते में निकाल दो क्योंकि अपने को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है. राइट? सेम इज देयर विथ दिस आल्सो. गैडोलिनियम, गैडोलिनियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो डी में 1 बचेगा. अगर डी का 1 और निकाल दिया तो बचेगा क्या, F7. ठीक है, F7 का मतलब हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल. अगेन वन मोर स्टॉक क्लियरेंस सेल. ल्यूटिटियम सेम लॉजिक, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो डी में 1 बचेगा, और डी का 1 निकाल दिया तो फिर पूरा बचाएगा F14. तो टू अचीव द F14 इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो again the same stock clearance cell will be there. So answer will be to achieve inert gas, or rather should write to achieve F0, F7 or F14 configuration. एग्जाम में इतना सा छोटा सा आंसर लिख के मत जाना, ठीक है. तीनों के कॉन्फ़िगरेशंस लिखना और फिर उनकी +3 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है. और उसके बाद में लास्ट में ये कंक्लूडिंग लाइन भी लिखना. तीनों कंपोनेंट जरूरी है, ठीक है. सो यू हैव टू डू इट लाइक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर +3 आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और उसके बाद में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखो टू अचीव F0, F7, F14 कॉन्फ़िगरेशन. अभी प्रैक्टिकली मैं क्या आपको F ब्लॉक पढ़ा रहा हूं क्या? I am actually teaching you the periodic table of 11th standard. All these things we have not part of 12th syllabus. ये तो हम 11th के concepts को वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं with respect to this being specific to the F block. But all these topics, all these exceptions, all these things were already covered in the periodic table. Please keep your periodic table concept strong. Chemical reactivity. Lower members are reactive as calcium. जो स्टार्टिंग के मेंबर है, सीरियम, राइट, प्रोमीथियम, ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स देयर रिएक्टिविटी इज वेरी गुड. दे आर नॉट वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन थोड़ा कम रिएक्टिव है, कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है, सिल्वर गोल्ड तो बहुत पैसिव है. तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी तरह नहीं है. दे आर मोर रिएक्टिव लाइक द S block elements like calcium. और S block में भी they are not very reactive like sodium and potassium. They are moderately reactive like calcium. लेकिन फिर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज कम होगा, साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम डिफिकल्ट, सो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम. तो फिर उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह नहीं रहेगी, थोड़े कम रिएक्टिव हो जाएंगे लाइक एल्यूमिनियम. Right? So initial members are reactive like calcium, but later members are reactive like aluminium. +3 से प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, that is M +3 plus 3 electrons give M. ये रिडक्शन पोटेंशियल का रेंज है -2.2 to -2.40.
I know this value may not be fascinating many of you. ठीक है तो, अरे तो नहीं, ये बॉटम ऑफ ईएमएफ सीरीज में आ गया, राइट? आप देखो जो आपके आयरन है उसका -0.44 होता है, राइट? जिंक का -0.76 होता है, और जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाता है रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अगर आप सोडियम का देखोगे तो -2.7 के आसपास है, राइट? लिथियम का -3 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये सीरीज में बहुत नीचे आ रहे हैं, राइट? और वही हमने ऊपर वाली लाइन में कहा था, उसको सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट बोला था कि भाई ये कैल्शियम के आसपास रिएक्टिव होते हैं या थोड़ा एल्यूमिनियम के आसपास इनकी रिएक्टिविटी होती है। उसको रैशनलाइज नहीं किया था कि आपको कैसे पता इनकी, आपने कैसे मेजर कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक हाथ में कैल्शियम लेके खड़ा हो गया और एक हाथ में लैंथेनियम लेके खड़ा हो गया और देखो पहले कौन रिएक्ट करता है, ठीक है? नॉट दैट वे। The reactivities are being compared by this experimental data कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लो, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी का क्राइटेरिया है रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है टीचिंग का, ब्रॉडली स्कूल लेवल से लेके मोस्ट ऑफ द कोचिंग लेवल पे, वहां रिडक्शन पोटेंशियल की इंपॉर्टेंस सिर्फ ईएमएफ सीरीज पे खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे खत्म हो जाती है। आफ्टर दैट एवरीबडी वांट्स टू अवॉइड दिस डिस्कशन, right? And that's a big block in our learning, ठीक है? So open up for the topic, अपने ही सिलेबस का टॉपिक है ना, जितना ज्यादा इसके बारे में बात करेंगे उधर ईएमएफ सीरीज के कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। So why not to talk about it which we have already, जितना ज्यादा एक टॉपिक पे इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी नॉलेज में बढ़ेगा। और आप ये मत सोचा करो कि ये टॉपिक में, और हर टॉपिक में अंदर जाने का भी नहीं होता है, राइट? जो टॉपिक हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है, तो ये बहुत जगह पे यूज होने वाला है, तो आई हैव टू गो डीप इनसाइड। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्या करेंगे उसमें ज्यादा अंदर डीप में जाके? कहीं उस चैप्टर के बाद कभी यूज किए क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? हार्डली, कहीं एक दो जगह आई है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, वहीं पे छोड़ देंगे तो सफर करोगे, राइट? बोर्ड्स मॉडल इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा था 11th में, दोबारा काम आया क्या पूरे 11th में, पूरे 12th में? कहीं नहीं आया, और ना आएगा। अब अननेसेसरी आप बार बार बोर मॉडल को जाके स्क्रैच करोगे। मैंने तो मास्टर कर लिया बोर्स मॉडल। अरे मास्टर करके करेगा कि एक क्वेश्चन आएगा, वो भी नीट जेई में आया तो, राइट? उसकी जगह जितना टाइम बोर्स मॉडल में दिया उसका डबल ट्रिपल टाइम देना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। दिन रात उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, आप बाबू की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। रेडॉक्स पढ़ लिया, पर रेडॉक्स के लास्ट वाला पार्ट जहां से रिडक्शन पोटेंशियल चालू हुआ वहीं से बस मन खराब हो गया। अरे पता नहीं क्या इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या वो क्या, छोड़ना। स्कूल टीचर ने भी कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस इन द एग्जामिनेशन बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। तो हमने वहीं से उस टॉपिक को छोड़ दिया, जाओ। अब वो टॉपिक बार बार आ रहा है। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसको आपको इन डेप्थ प्रैक्टिस करना चाहिए। उस पर पीएचडी नहीं करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट? नेक्स्ट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए हाइड्रोजन के साथ थोड़ा हीट करने पे रिएक्ट करके हाइड्राइड बना लेते हैं, कार्बन के साथ हीट करने पे कार्बाइड बना लेते हैं, लेकिन थोड़े हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं कार्बाइड। एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे एनिलैंथेनियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना लेंगे LnCl3 और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, जैसा सभी मेटल्स करते हैं। सेम थिंग दे विल डू इट हियर। दे रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड, सिंपल है। लैंथेनियम प्लस हैलोजन फॉर्म लैंथेनियम हैलाइड्स। और +3 वाला ही क्यों बनाया? LnX3 क्यों लिखा, LnX2 क्यों नहीं लिखा, LnX4 क्यों नहीं लिखा? तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, लैंथेनियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। So most of their compound will be formed in the +3 oxidation state. With oxygen they form oxide,
and with water they form hydroxide, which are basic in nature, similar to alkali earth metal oxides and hydroxides. That's very important actually. Why it is important? मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, डी ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, इसके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इसके जो ऑक्साइड्स हैं, वो बहुत कम बेसिक है, उनके एक्वियस सॉल्यूशंस अल्कलाइन नहीं है, रादर वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, राइट? इवन उसमें से कुछ तो एम्फोटेरिक भी है, कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन लैंथेनाइट के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हम एस ब्लॉक से कंपेयर कर सकते हैं, और एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर वेरी बेसिक, राइट? तो इस लाइन की सिग्निफिकेंस है कि दे आर वेरी बेसिक। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूं जो आपको अदरवाइज हेल्प करेगा। इस लाइन को याद रखना, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है लेकिन टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट में कवर नहीं हुआ है, तो आई एम कवरिंग दैट स्टेटमेंट थ्रू वन डायग्राम। उस डायग्राम को, उस फ्लो चार्ट को देख लेना एक बार। देखो, पहली बात तो, अच्छा सुपरफिशियली नहीं करते, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा बेसिक है, फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड थोड़े कम बेसिक हो गए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ग्रुप, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। क्यों? आप ये कह सकते हो, ध्यान से सुन लेना, जो हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। जो जितना ज्यादा मेटेलिक होगा, जितना ज्यादा बड़ा एटम होगा मेटल का, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये लाइन याद रखना, बहुत सारे पॉइंट्स को आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक्स में काम आएगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से ज्यादा बेसिक कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्यों है? उसकी साइज बड़ी है, उसके मेटेलिक कैरेक्टर्स ज्यादा है। सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में से ज्यादा बेसिक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की साइज छोटी है, उसके लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन से कि हम साइज की, मेटल की साइज से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगा और कौन सा हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, सो लेट्स से, अब देखो, सीरियम हाइड्रोक्साइड से हम गए ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड तक। ठीक है, तो साइज कम हो गया, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। साइज कम होगा तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सीरियम हाइड्रोक्साइड पूरे लेंथेनॉइड में सबसे ज्यादा बेसिक होता है और ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, समझ में आया? खबर पड़ी? अब देखो, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम बेसिक होते हैं। इसका मतलब आई कैन शो इट लाइक दे ऑल आर लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट? मतलब एस ब्लॉक के से कंपेरेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। दे आर स्टिल लेस बेसिक देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टिल दे आर मोर बेसिक देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। And for your information, aluminium hydroxide is an amphoteric hydroxide. It can react with acid as well as base. So ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, कौन किससे कितना ज्यादा बेसिक है, जो ऑर्डर दिया है, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लेंथेनाइट
मिश मेटल बनाने में यूज करते हैं। मिश मेटल एक अलॉय होता है जिसमें अलग अलग लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 95%। आयरन होता है नियरली 5%, मतलब स्लाइटली लेस देन 95, स्लाइटली लेस देन 5। रिमेनिंग होते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मिश मेटल is used in a magnesium based alloy to produce bullet and the lighters. Mixed metal oxides of lanthanum are used as a catalyst in the petroleum cracking, and some individual lanthanide oxides of phosphorus is used in the television screen and the fluorescent surfaces. So ये तो सिर्फ point to remember है. Now let's talk about 5F series. 5F सीरीज का ओरिजिन और स्टार्टिंग कहां से है? तो हमारे पास है एक्टिनियम 89। एक्टिनियम 89 का कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 86, 7s2, 5f1, 6d0। दिस इज एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, बट लेंथेनियम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एफ ब्लॉक से मैच करते हैं, सॉरी डी ब्लॉक से मैच करते हैं, तो हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स, उनको हम लेके आते हैं 5F सीरीज में। थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103 तक। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां में थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। थोरियम 90, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? रेडॉन 86, देन 7s2, 4f2, 6d0। 86 plus 2, 88, 88 plus 2, that is 90। लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन भी बहुत बड़ा आता है। इसका एक भी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में नहीं है। तो ये तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया। पहला एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे एफ में, क्योंकि 7s से कम एनर्जी होती है 5f की, तो इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे एफ में। एक्सेप्शन नंबर 1, चले गए किसमें? डी में। दूसरा एक्सेप्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी में, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं कि ये एफ ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है, राइट? 5F सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज मैचिंग विद द 5F series element. So we have to remember this is the thorium exceptional electronic configuration where there is no electron present in the f orbital. Okay, well, next one is इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या याद रखना है? एक तो थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद याद रखना है 89, 91, 92, 93, 96 and 103। 91 to 93, then 96 and 103।
91, 92, 93, 96 एंड 103, ये 4 नंबर याद रखना। बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक थोरियम का तो अलग से लर्न करना ही है। इन चारों नंबर में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 6d में फिल होगा, राइट। इन 4 नंबर में, या फिर इसमें चलो एक काम करो, एक्टिनियम 89 को भी मिला लो, ऑल्दो इट इज नॉट फ्रॉम एफ ब्लॉक, पर वहां पे भी होता तो यही है। सो यहां पे हम याद रखेंगे इन 4 नंबर के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हो वैसे लिखो, मतलब सपोज 96 का लिखना है तो रेडॉन 86, अब उसके बाद यहां पे आ जाएगा रेडॉन 86 के बाद 7s2, ठीक है। तो 86 + 2 88, और एक इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि डी में डालना है 89। अब बच्चे आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 चले जाएंगे 5f7, ठीक है। तो ऑर्डर वही आफ्बाउ का फॉलो करना है, मतलब जैसे आप फिलिंग करते हो वैसे ही करनी है, ऐसा स्पेशल इनके कॉन्फ़िगरेशन को रट के नहीं जाना। बस ये याद रखना है कि अगर इनमें से कोई नंबर आया 89, 90, 89, 91, 92, 93, 96, 103, इनमें से कोई नंबर आया तो एफ में इलेक्ट्रॉन, बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन एफ में जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5d में जाएगा, सॉरी 6d में जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और बाकी का कोई एलिमेंट दिया, 97 नंबर दिया, 98 नंबर दिया, 99 नंबर दिया है, 100 दिया है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं करना। पहले इलेक्ट्रॉन रेडॉन, रेडॉन के बाद 7s, और 7s के बाद f, मतलब नॉर्मल आफ्बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है। और इनमें भी आफ्बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है, लेकिन कब, एक इलेक्ट्रॉन डी को देने के बाद, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, more number of oxidation states are seen due to the comparable energy of 5f, 6d and 7s। ये वहां तो हमने क्या कहा था कि +3 कॉमन है, मोस्टली चला जाता है ज्यादा से ज्यादा +4, और लोअर साइड में कितना चला जाता है, +2। यहां थोड़ा गड़बड़ है, देखो +3, +4, +5, +6, +7 तक जाती है, अप टू प्लूटोनियम, और फिर उसके बाद कम हो जाती है। सो यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम oxidation state increases up to plutonium, and then maximum oxidation state decreases, right? So that's the thing we have to remember. Series के middle तक आते आते, not exactly middle but up to plutonium, maximum oxidation state बढ़ती है up to +7, और उसके बाद में decrease होना start हो जाती है, right? But still the most common oxidation state is +3. Comparisons of the lanthanoids and actinoids. So actinoids are like silver appearance, more irregularities observed in the metallic radius. The diversity is found in the structure of the actinoids. The outer orbit of the actinide is far from the nucleus comparison to the lanthanoid, so their electron can be easily removed, hence their ionization energy is less, so they are more reactive. इतनी सारी लाइन का एक ही मतलब है, लेंथेनाइड के कंपैरिजन में एक्टिनाइड साइज में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो दे आर मोर रिएक्टिव। दूसरी बात, लेंथेनियम में हमने कह दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक कंटिन्यूअसली मेटालिक साइज कम होती जा रही है। यहां भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज कम होती है, लेकिन हम प्रेसाइजली ऐसा नहीं बोल सकते कि 90 to 91, 91 to 92, 92 to 90, सब
डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ऐसा नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करोगे, एक ऑर्डर बनाओगे तो पता चलेगा यस कंटिन्यूअसली इट इज डिक्रीजिंग, बट इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन डिक्रीज। इट्स लाइक सम प्लेसेस जितना होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा है, सम प्लेसेस जितना होना चाहिए उससे थोड़ा छोटा है, बट ओवरऑल इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? So that is quite irregularity in the size. So we will not mug up the size. We will remember only two things: size decreases, but not in a definite order. And that decrease is called actinide contraction. And still they are bigger than lanthanides. मतलब 4f के कंपैरिजन में 5f एलिमेंट्स बड़े हैं, और बड़े हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्टिविटी विल बी मोर. The stable oxidation state of the lanthanide is +3. In actinides, we can see +3 to +6, and even sometimes +7 also, right? Promethium is a radioactive element in lanthanide. पूरी lanthanide series में 4f, सीरियम से लेके ल्यूटिडियम तक, आउट ऑफ 14 एलिमेंट एक ही रेडियोएक्टिव है, प्रोमीथियम. जबकि एक्टिनाइड सीरीज में 5f सीरीज में सभी रेडियो एक्टिव है. 4f सीरीज में सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव, 4f सीरीज में एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, एंड दैट इज प्रोमीथियम. और 5f सीरीज के सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, राइट? What is actinide contraction? Why it is greater than lanthanide contraction? So thorium 90 to lawrencium 103 size decreases. This decrease in size is called actinoid contraction. Number one. Number two, 5f has poor screening effect हम क्या बोलते हैं, Z माइनस सिग्मा इज कॉल्ड Z इफेक्टिव, और इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ गया तो साइज में डिक्रीज ज्यादा होगा. सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बड़ा होता है. द डिक्रीज इन साइज इज इन मोर प्रपोर्शन. व्हाई? बिकॉज f ऑर्बिटल्स प्रोवाइड द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट. Applications of the F block elements, these are all the points which I'll share in my notes, and you have to remember that. These, some of them you already know. जैसे आयरन को हैबर्स प्रोसेस में यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं, निकल प्लेटिनम पैलेडियम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, राइट? टाइटेनियम क्लोराइड along with एल्यूमिनियम क्लोराइड is used as an catalyst, जिगलर कैटलिस्ट. पूरा नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट. Ziegler Natta catalyst हम यूज करेंगे in polythene, in preparation of polythene, right? So that's all about D and F block element. Next session we will start with the next chapter. Thank you. Merry Christmas. Have a nice day.